हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर भाई। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है और उस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा कैसे निकालते हैं, उसके आपने कई एग्जाम्पल्स दिए थे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर है 13.4 और इसका नाम है विद्युत मोटर। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये विद्युत मोटर अगर पेपर में आया आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सीधा 7 नंबर का आता है। फिजिक्स में 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं 1-1 नंबर के, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, फिर आपका 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है। तो विद्युत मोटर ये 7 नंबर की कैपेबिलिटी रखता है। इसको कैसे, तो विद्युत मोटर होती क्या है, परिभाषा आप लिखेंगे, उससे नंबर मिलते हैं। फिर इसमें उसका संरचना क्या होती है, उसके भी नंबर्स मिलते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है, वो भी नंबर आपको दिए जाते हैं। और इसका कार्यविधि कैसी होती है, इन सब के टुकड़े टुकड़े करके अगर जोड़ेंगे तो 7 नंबर का हो जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का जिक्र पीछे किसी लेक्चर में हम किए थे, लेकिन फिर से आपको करा देते हैं। तो आपने देखा होगा घर पे, आपने विद्युत मोटर के लिए आपने देखा पंखा देखा होगा। अगर हम पंखा देखें तो पंखा में एक मोटर लगी होती है, जो पीछे उसका पंखा की पंखुड़ियाँ आगे देखते हैं। पंखुड़ियाँ किसी एक छड़ में, मतलब एक्सल धुरी में विधि होती हैं, और उसके पीछे एक डब्बा सा होता है। उस डब्बे को कभी खोल के आप देखें तो ढेर सारे तार इस प्रकार से लपड़े रहते हैं, उसी को विद्युत मोटर कहते हैं। उसी तारों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है, तो धुरी जो एक्सल होता है वो घूमता है, उससे जुड़ी होती है पंखे की पंखुड़ियाँ, तो पंखुड़ियाँ घूमती है, जिससे आपको हवा लगती है। तो कहने का मतलब वो विद्युत मोटर है। पीछे जो डब्बा सा आप देखते हैं ऐसे बेलनाकार, वो विद्युत मोटर है। तो ये पंखों में, कूलर्स में, है ना, टीवी में बिल्कुल, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है, फ्रिज जब चलता है तो उसमें भी मोटर लगी होती है। और जो समरसेबल होती है, टिल्लू पंप होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो ढेर सारी डिवाइसेस हैं। जैसी मशीन वैसी मोटर, छोटी मशीन छोटी मोटर, बड़ी मशीन बड़ी मोटर। तो ये मोटर करती क्या है, चलती किससे है? तो हमने देखा होगा, अगर हमें घर में पानी भरना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी समरसेबल होती है उसके स्विच को, जहाँ लगा होता है, स्विच को ऑन करते हैं। मतलब समरसेबल में क्या जा रही है, विद्युत धारा जा रही है। विद्युत धारा से क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो पानी चढ़ रहा है। तो ये परिभाषा है हमारी। तो विद्युत मोटर की हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य में बदलती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब विद्युत मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके आगे अब विद्युत मोटर का हमारा सिद्धांत क्या है, तो विद्युत मोटर की परिभाषा होगी। परिभाषा के बाद इसका क्या लिखते हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है। तो अगर आप मेरी बातें सुनते जाएंगे तो मेरी बातें सुनकर भी आप नोट कर सकते हैं, मतलब वीडियो को पुश कर करके आप मेरी बातों को लिख भी सकते हैं। तो परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद इसका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत हमारा, इसके लिए हमने यहाँ पर दिखाया है थोड़ा सा, कि जब विद्युत मोटर में कुंडली होती है आयताकार, और आयताकार कुंडलियों को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच घुमाते हैं तो इस पर क्या होता है, इसकी भुजाओं पर बल लगता है। बल के कारण क्या होती है, कुंडली घूमती है। घूमने से क्या होता है, यांत्रिक कार्य होता है। तो वही आपका ये सिद्धांत है। तो इसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगता है। बल लगने से घूमता है, घूमते रहने से यांत्रिक कार्य होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा यांत्रिक कार्य में बदलती रहती है। तो इस प्रकार से हमारी ये काम करती है। तो ये इसका क्या है, सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है कि किसी चालक को, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना, जिससे हमारा यांत्रिक कार्य होता है। तो ये क्या हमारा सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत के बाद हमें देखते हैं इसकी संरचना। तो देखिए संरचना में देख लीजिए, संरचना ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर एक आयताकार कुंडली बनाई है, इसका हम नाम देंगे, हमें इन चीजों का जिक्र करना है।
पहले नंबर पे हम आर्मेचर का जिक्र करेंगे, दूसरे नंबर पे शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों का जिक्र करेंगे, तीसरे नंबर पे हम वहां पर जो विभक्त वलय दे रहे हैं उनका जिक्र करेंगे, और चौथे नंबर पे हम ब्रश का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आर्मेचर के लिए सुन लीजिए आप। देखो चित्र में ABCD, अगर इसको देखें तो एक आयताकार कुंडली है जो तारों से मिलकर बनी है, तांबे के तार बने हैं, तारों में कई राउंड लगे होते हैं। तो चित्र में ABCD एक आयताकार कुंडली है जो तांबे के विद्युत रोधी तारों से बनी होती है, इसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर किसका नाम है? ABCD आयताकार कुंडली का। किससे बनी होती है? तांबे के तारों से। ये विद्युत रोधी तार होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई लेप होता है जिससे टकराने पर, टच होने पर स्पार्किंग ना हो। तो आर्मेचर ABCD का आयताकार कुंडली है जो तांबे के तारों से बनी होती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव, तो देखो चित्र में आपने दो चुंबकीय ध्रुव पढ़े हैं, चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो चित्र में N तथा S दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव हैं जो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, मतलब N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S की हो जाती हैं। फिर इसके बाद देखिए विभक्त वलय। विभक्त वलय चित्र में बना होगा, चित्र में देखिए, चित्र में विभक्त वलय कहाँ है? ये P और Q आप ये देख रहे हैं ऐसे, जिनके बीच ये इस टाइप से आप देखेंगे, इनके बीच एक धुरी जा रही है। देखो ये एक्सल बोलते हैं इसको, धुरी। तो ये धुरी किसके बीच फंसी है? दो छल्लों के बीच, रिंग। इन दो छल्लों को ही हम वलय मतलब रिंग होती है। विभक्त क्यों? ये इस प्रकार से धारक दिशा को बदलते हैं, इसलिए विभक्त अलग अलग करते हैं, विभक्त वलय। तो चित्र में P तथा Q दो छल्ले हैं, मतलब विभक्त वलय हैं। ये करते क्या है? धारा की दिशा को उत्क्रमित करने के काम आते हैं, इनको द्विक परिवर्तक भी कहते हैं। तो चित्र में PQ विभक्त वलय हैं जो धारा की दिशा को बदलने के काम आते हैं, अतः इन्हें द्विक परिवर्तक भी कहते हैं। इसके बाद ब्रश। चित्र में देखो, चित्र में X Y आप देख रहे हैं ना गौर से, ये चित्र में X Y जो दो स्थायी ब्रश हैं, इनके ही माध्यम से क्या होती है? बैटरी से धारा इन ब्रशों के माध्यम से ही कहाँ जाती है? आयताकार कुंडली में जाती है, दूसरे मार्ग से दूसरे ब्रश पर आती है और इसी से होते हुए इसके नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाती है। तो ये ब्रश है। चित्र में X तथा Y दो स्थायी ब्रश हैं जिनसे होकर कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से आपको ये पढ़ना था, ठीक है? हाँ, इसके बाद इसमें देखिए अब आपको कार्य विधि, वर्किंग कैसे कार्य करता है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो हम कहेंगे कि चित्र में विद्युत मोटर प्रदर्शित है। तो इसमें देखिए क्या है, हमने यहाँ पर एक शक्तिशाली बैटरी लगा रखी है जिसमें प्लस माइनस एक कुंजी का काम क्या है? कनेक्शन लगा देंगे तो धारा बहने लगेगी, कुंजी हटा देंगे तो धारा बंद हो जाएगी। तो जब हम लोग कहते हैं कुंजी लगाते हैं तो बैटरी से धारा इस प्रकार से कहाँ जाती है? ब्रश X पर जाती है। X से होते हुए ये धारा ABCD से होती हुई Y ब्रश से होती हुई नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाती है। लेकिन हमें कार्य विधि लिखनी है। तो चित्र में देखो, जब धारा कुंडली में A से B की हो जाती है तो ये एक चालक है, एक चालक की काम करते हैं। जब धारा इसमें यहाँ जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, तो धारा की दिशा पता है, चुंबकीय क्षेत्र पता है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस पर लगने वाले बल की दिशा अंदर की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी? अंदर की ओर, F1। जब ये धारा ऐसे जाके यहाँ पे, देखिए इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही थी, इसमें धारा नीचे की ओर जा रही है। जिसमें धारा नीचे की ओर जा रही है, फिर से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो इस पर बल की दिशा ये ऊपर की ओर आ जाएगी, फिर अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। मतलब इस पर ये मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है। तो ये होगा क्या? ये इस प्रकार से घुमाएगा ऐसे, ये यहाँ जाने की प्रवृत्ति रखेगा और ये यहाँ। तो कहने का मतलब ये ऐसे घुमाएगा। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वामावर्त घुमाएगा। कैसा घुमाया इसने? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने क्या किया, जब धारा ऐसे जा रही थी तो इसने आधा चक्कर घुमा दिया। आधा चक्कर कैसे घुमाया? इस टाइप से। और हुआ क्या
किसमें कौन लगा हुआ, विभक्त वाला पी, ये पी से होकर धारा जा रही थी ना, विभक्त वाला ये जो कॉइल्स लगा था, ये आधा जो छल्ला लगा था, ये विभक्त वाला है, इसमें धारा इस टाइप से, तो इसने नीचे की ओर खींचा, इसने ऊपर की ओर खींचा, तो ये कुंडली कैसी घूम गई, आधी घूम गई। अब हुआ क्या कि जब ये क्यू वाला पी क्यू, देखिए विभक्त वाला का काम है इस प्रकार से चेंज करना ऐसे, तो जैसे ही ये धारा यहाँ पहुंची है ना, तो इस कुंडली में बहने वाली धारा को उत्क्रमित कर देगा, बदल देगा, कौन, क्यू वाला। तो पी ने धारा एक दिशा में कर दी, क्यू ने धारा दूसरी दिशा में, मतलब अब धारा अब धारा कुंडली में अगर ऐसे जा रही थी, तो अब ये क्यू वाला विभक्त वाला इस कुंडली में धारा ऐसे कर देगा। तो होगा क्या, होगा ये कि जो ये बल ऊपर की ओर लग रहा था वो बल लगने लगेगा कहाँ की ओर, नीचे की ओर, और जो नीचे की ओर बल लग रहा था ये बल लगने लगेगा ऊपर की। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा किसने चेंज कर दी, दूसरे वलय ने। तो एक वलय एक दिशा में धारा बहाता है, दूसरा वलय कुंडली में दूसरी दिशा में धारा बहाता है। तो अभी ये ऐसे घूमा था, अभी ये उल्टा घूमा था, है ना, ऐसे। तो ये कैसे घूमा था आपका, इस टाइप से। अब जब धारा की दिशा बदल देंगे हम, ठीक है, धारा की दिशा बदलने का मतलब है कि ये इस टाइप से इसको और घुमा ले जाएगा। तो आधा चक्र जो लगा था, ये आधा चक्र इस टाइप से। तो कहने का आधा चक्र इस पी विभक्त वलय के कारण, आधा चक्र क्यू विभक्त वलय के कारण। क्यों, धारा की दिशा, आपने पढ़ा है कि जब हम चालक में धारा की दिशा बदल देते हैं तो बल की दिशा भी बदल जाती है। तो कहने का मतलब आधा काम किया है इसने विभक्त वलय पी ने और आधा काम किया है विभक्त वलय क्यू ने। तो हम देखते हैं कि ये चित्र देखो तो पूरा चक्कर हो जाता है। तो इस प्रकार से कुंडली हमारी पूरा चक्कर कर लेती है। तो एक पूरा चक्कर करना नहीं है, ये लगातार धारा बहती रहती है, तो लगातार इस प्रकार से घूर्णन होता रहता है एंटी क्लॉक वाइज। चित्र के अनुसार ऐसे एंटी क्लॉक वाइज लगातार एक घूर्णन होता रहता है। ऐसे समझिए जैसे हम इस किताब को कहें, ये किताब है ना, इस पर जैसे ये ऊपर की ओर बल लगा और ये नीचे की ओर, तो इसका हाल कैसा हो जाएगा, इतना आधा घूम गई। अब हुआ क्या, जब धारा की दिशा चेंज होगी तो एक बल ऐसे गया एक बल ऐसे गया, तो फिर से इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो एक पूरा घूर्णन हो गया ना। तो ऐसे घूर्णन, तो एक घूर्णन लगातार चलते रहते हैं, तो एक कुंडली घूमती है। तो कुंडली किसके बीच घूमती है, या के विभक्त बलों के बीच ये धुरी घूमती है। और ये धुरी घूमने से इसका जो संबंध और आगे होगा, उससे पावर पैदा होती है, पावर मतलब शक्ति होती है, तो जो काम करने होते हैं वो काम होने लगते हैं। तो विद्युत मोटर। अच्छा, अब रही बात इसकी पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। कुंडली में फेरों, तार के फेरों की संख्या बढ़ाने से इसकी क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, ये शक्तिशाली चुंबक जो स्थायी चुंबक है, इनके जगह पर हम विद्युत चुंबकों का यूज करने लगे हैं। अगर शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाए जाए, तार राउंड बनाए जाए, तो और अच्छा इसका पावर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी विद्युत मोटर कार्य करने लगती है। लेकिन इसको हम फिर से समझाएं तो आप क्या समझेंगे कि चित्र में एक विद्युत मोटर प्रदर्शित है। जब इसकी धारावाही कुंडली में धारा ए से बी की ओर जाती तो इस पर बल नीचे की ओर काम करता है। जब यही धारा सी से डी की ओर जाती तो इस पर बल ऊपर की ओर काम करता है। तो इस प्रकार से ये आधे चक्र में ये कुंडली को घुमा देता है। इसमें चूंकि जब ये धारा आगे क्यू पर पहुंचते तो क्यू एक विभक्त बल है, छल्ला है, ये इसको उत्क्रमित कर देता है, धारा की दिशा को बदल देता है। अतः एबी पर बल ऊपर की ओर लगता है और सीडी पर बल नीचे की ओर लगता है, तो आधा चक्कर ये घुमा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुंडली का एक घूर्णन एक ही दिशा में होता है। इस प्रकार से ये विभक्त बलों के बीच धुरी घूमती रहती है और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। इस प्रकार से हमारी विद्युत मोटर कार्य करती है। तो इसके चीजें किस किस में यूज करते हैं, हमने आपको बताया था रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, है ना, और आपके पंखा और जो भी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चीज चलती उन सब में विद्युत मोटर का यूज किया जाता है। रही बात इसका कि कैसे और वर्णन करेंगे, इसको हम भेज देंगे। इसमें एक पूछा जाता है द्विक परिवर्तक किसे कहते हैं, तो जो धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देते हैं उन्हें हम द्विक परिवर्तक कहते हैं। तो चित्र में विभक्त बलय द्विक परिवर्तक का कार्य करते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।